मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग मनुष्य की पाचन क्रिया विधि या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो मनुष्य की जो पाचन क्रिया विधि होती है या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, वह दो प्रकार से संपन्न होती है। पहले में यांत्रिक पाचन होता है और यांत्रिक पाचन के बाद होता है रासायनिक पाचन। आइए यांत्रिक प्रक्रिया या यांत्रिक पाचन देखते हैं। भोजन जब हम मुख में प्रवेश कराते हैं तो उसका संपर्क सबसे पहले दांतों के द्वारा होता है और दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इसी के साथ उसमें लार ग्रंथियों से स्रावित लार का मिलना प्रारंभ हो जाता है तथा आहार नल में भोजन को आगे बढ़ाने के लिए क्रमांकुचन गति होती है। यह सारी प्रक्रियाएं यांत्रिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं और यांत्रिक पाचन के पश्चात भोजन का रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन में जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स आकर भोजन में मिलते हैं, है ना, तो इन एंजाइम्स के द्वारा भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थों पर रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए इसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन शुरू होता है। आप जानते हैं मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों को इंग्लिश में हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं और इनसे निकलता है सलाइवा, जिसे लार कहते हैं। और इस लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है और ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च पर क्रिया करता है और यह स्टार्च को टाइलिन एंजाइम माल्टोज में बदल देता है। मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसमें माध्यम अम्लीय और क्षारीय लगातार बदलता रहता है। मुख गुहा में इस समय पीएच का मान 6.4 होता है और मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात वह फेरनेक्स और आसोफेगस में प्रवेश करता है, जहाँ पर नाम मात्र का पाचन होता है। इसके बाद भोजन जो है अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको हमने बताया था 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और इस अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो इन अमाशय की दीवारों में 1.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं और इन जठर ग्रंथियों को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिनसे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है और गैस्ट्रिक जूस में या इन जठर ग्रंथियों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आइए देखते हैं वो कोशिकाएं क्या होती हैं, है ना। सबसे पहली जो कोशिका होती है वो होती है नंबर 1 म्यूकस का स्राव करने वाली ग्रीवा कोशिकाएं। म्यूकस एक चिकना सा पदार्थ होता है। दूसरा होता है पेप्सिनोजन का स्राव करने वाली पेप्टिक कोशिकाएं। तीसरा होता है एचसीएल का स्राव करने वाली भित्ति या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, है ना। म्यूकस जो है चिकना पदार्थ होता है जो आहार नाल को चिकना बनाए रखता है, जिससे उस पर एचसीएल का असर नहीं पड़ता है। पेप्सिनोजन एंजाइम है और यह इनएक्टिव है, अक्रिय है, जो एचसीएल के द्वारा सक्रिय होता है। इसके अलावा जो एचसीएल अमाशय की ग्रंथियों से निकलता है, यह एचसीएल भोजन में आए विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को मार देता है। अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रुका रहता है, जहाँ पर यानी अमाशय में पेशी गति के कारण भोजन की लुगदी बन जाती है, जिसे काइम कहते हैं। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म और बाइकार्बोनेट श्लेष्म जो पदार्थ होता है वो हमेशा चिकना होता है। एचसीएल की अम्लीयता से आहार नाल की सुरक्षा करता है। आइए देखते हैं एचसीएल का कार्य। एचसीएल जो है हमने आपको बताया था कि जो हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम होता है ये अक्रिय है, क्रिया नहीं करता, तो एचसीएल की मदद से वह सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और यह सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को, भोजन में जो प्रोटीन होती है उसको यह पेप्सिन प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है। छोटी आंत का जो पेशी स्तर होता है, अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत का जो पेशी स्तर होता है वो कई प्रकार की गतियाँ उत्पन्न करता है।
जिससे भोजन कई तरह के पाचक रसों से मिल जाता है और जिससे पाचन क्रिया सरल हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत में पाचन देख लेते हैं। याद रखिए, जो छोटी आंत होती है वो हमारी 6.5 मीटर लंबी नली होती है। इसको आप थोड़ा सा याद करिएगा, चित्र देख लीजिएगा। यह जो छोटी आंत होती है हमारी अमाशय से इस तरह निकलती है और यही यू आकार का भाग ड्यूडेनम कहलाता है और यही ड्यूडेनम में भोजन का अधिकतम पाचन होता है। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद बीच का भाग छोटी आंत का मध्यांत कहलाता है और लास्ट भाग इलियम कहलाता है। वहाँ पर नाम मात्र का पाचन होता है। तो आइए देखते हैं छोटी आंत में क्या क्या मिलता है। छोटी आंत में यकृत से स्रवित पित्त पित्ताशय में एकत्र होता है, लेकिन बनता कहाँ पर है? यकृत में। अग्नाशय से स्रवित अग्नाशयी रस, याद रखिएगा, जो है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिसमें उसके बाहरी भाग और अंतरूनी भाग दोनों स्राव करते हैं। तो यकृत से स्रवित पित्त और अग्नाशय से स्रवित अग्नाशयी रस और आंत रस तीनों इसी छोटी आंत में छोड़े जाते हैं, विशेषकर छोटी आंत के यू आकार भाग ग्रहणी में या ड्यूडेनम में। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, लेकिन यह अक्रिय है और यह एंटीरोकाइनेज के द्वारा सक्रिय हो जाता है। काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज एंजाइम या निष्क्रिय रूप में रहते हैं, जो आंत में म्यूकोसा द्वारा स्रवित एंटीरोकाइनेज द्वारा एक्टिव होते हैं, अर्थात कार्यशील होता है। तो आइए देखते हैं, ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो अक्रिय है, जो एंटीरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में बदलता है और तब जाके ये ट्रिप्सिन आगे विभिन्न पोषक पदार्थों पर यानी विशेष रूप से प्रोटीन पर क्रिया करता है ट्रिप्सिन। पित्त में पित्त वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं, जिससे पित्त का रंग रंगीन होता है। साथ ही पित्त लवण होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। पित्त जो है होता है वो वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना। और साथ ही पित्त जो है लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आंत की जो श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा जो है वह चिकना सा पदार्थ होता है, उसमें उपस्थित गॉबलेट कोशिकाएं से स्रवित और म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर की कोशिकाओं से स्राव आपस में मिलकर सक्कस एंट्रिकस बनाते हैं और यह सक्कस एंट्रिकस छोटी आंत में बनता है। इसमें ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज और न्यूक्लियोसिडेज एंजाइम पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है पीएच मान 7.8 हो जाता है, अर्थात क्षारीयता बढ़ जाती है। आइए देख लेते हैं विभिन्न एंजाइम कौन कौन सी क्रिया करते हैं। आंत में पहुंचने वाले काई में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन्स, आंशिक अपघटित प्रोटीन, अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन, पेप्टोन या प्रोटियोज, 3 रूप में प्रोटीन होता है, या तो डायरेक्ट प्रोटीन होगा, या वो पेप्टोन में टूट चुका होगा, या वो प्रोटियोज में टूट चुका होगा। इस पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज तीनों एंजाइम क्रिया कर सकते हैं और वो इस प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी इमाइलेज क्या है? एंजाइम है, के द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित होते हैं। पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च इमाइलेज एंजाइम द्वारा डाइसैकेराइड में बदल जाता है। ठीक है। वसा पित्त की मदद से लाइपेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोसैकेराइड में टूटते हैं। जैसे वसा पर लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है जिससे वसा डाइग्लिसराइड में और डाइग्लिसराइड फिर मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। अग्नाशयी रस के
न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोटाइड में और फिर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में टूट जाते हैं। इसके बाद आंतरस के एंजाइम उपर्युक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित करके अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोसा उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप उत्पन्न होते हैं। अब आइए देखते हैं डाइपेप्टाइड पर कौन क्रिया करता है। डाइपेप्टाइड जो प्रोटीन से बना हुआ है उस पर डाइपेप्टिडेज एंजाइम क्रिया करता है और इस डाइपेप्टाइड को वो अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। अमीनो अम्ल याद रखिएगा प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप है और यहाँ पर प्रोटीन का पाचन समाप्त हो जाता है। दूसरा जो माल्टोज होता है, माल्टोज आपको शुरू में ही बना था, आपने देखा था जब टाइलिन की क्रिया हुई थी, है ना। तो माल्टोज पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है, माल्टेज क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज और 2 ग्लूकोज के अणुओं में टूट देता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया संपन्न होने लगती है। लैक्टोज जो दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है उस पर लैक्टेज क्रिया करता है, उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट सुक्रेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज एंजाइम में टूट जाता है। आइए देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड एंजाइम उस पर क्रिया करता है और न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड में और फिर न्यूक्लियोसाइड्स को शर्करा और क्षारक बेस में बदल देता है। उसी प्रकार डाइमोनोग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम द्वारा क्रमशः वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है और यहीं पर वसा की क्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से पाचन की क्रिया में जो है कोई भी कार्बोहाइड्रेट पचता है यानी वो ग्लूकोज में बदलता है। उसी प्रकार जब प्रोटीन पचता है तो वो अमीनो एसिड में बदलता है और इसी प्रकार वसा जब पचता है तो वह वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इस प्रकार से पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का कार्य क्या है, कुछ जल खनिज एवं औषध का अवशोषण कर लेना, साथ ही श्लेष्मा का स्राव बड़ी आंत से होता है जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ या कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाहरी निष्कासन को आसान बनाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थों को ही मल कहते हैं जिसे एनएस द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये थी मनुष्य की पाचन की क्रिया विधि। गुड बाय।